हाँ जी बच्चों बच्चों लास्ट टाइम कर दे लेबर कॉस्टिंग और हमने टॉपिक नोट डाउन किया था, पर उस पर बढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29। और देखिए, अ स्किल्ड वर्कर इन पीके इज पेड अ गारंटेड वेज रेट ऑफ, बच्चों 15 रुपीज आएगा, 15 रुपीज पर आवर इन 48 आवर्स वीक। तो आपको क्या बोल रहा है, जो रेट है वो 15 रुपए का है और टाइम टेकन कितना आपके पास आ गया 48 आवर्स। द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस अ यूनिट, अ मतलब 18 मिनट्स। टाइम अलाउड एक के लिए कितना हमारे पास है 18 मिनट। ड्यूरिंग अ वीक अ स्किल्ड वर्कर मिस्टर ए है प्रोड्यूस 200 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अगर एक के लिए 18 मिनट है तो 200 के लिए कितना हो जाएगा 3600 मिनट्स। और हमारे पास आवर्स के लिए कितने बन जाएंगे यहाँ पर 60 आवर्स। 12 आवर्स बच्चों क्या बन जाएगा टाइम सेव्ड। डन बच्चे यहाँ पर। द कंपनी हैज टेकन अ ड्राइव फॉर कॉस्ट रिडक्शन एंड सो ऑन। पहला पॉइंट, वेजेस ऑफ मिस्टर ए अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। पहला, टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम में वेजेस आप कैसे निकालते हो। टाइम टेकन कितना हमारे पास है 48 मल्टीप्लाई बाय रेट 15 रुपए, कितना बच्चों आपके पास आ गया यहाँ पर 720। पॉइंट बी, पीस रेट विद गारंटेड वीकली वेजेस। ये कैसे निकालोगे, पता नहीं। थर्ड, हाल से। बच्चों हाल से का फॉर्मूला आपके पास क्या था, वैल्यूज बोलो वैल्यूज। 48 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 50% मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15। ऐसे ही आपके पास रोमन का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। समझे बात। यहाँ पर बचा क्या आपके पास यहाँ पर पीस रेट। अब पीस रेट के लिए बच्चों आपको तरीका क्या बनता है, नंबर ऑफ पीसेस मल्टीप्लाई बाय रेट पर पीस। और ऐसे क्वेश्चन बच्चों पिछली बार हमने किया था कि यहाँ पर आपके पास सॉरी, जो नंबर ऑफ पीसेस है वो कितने दिए हुए यहाँ पर 200, पर रेट पर पीस यहाँ पर नहीं दिया हुआ, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो रेट पर पीस आपके पास आ जाएगा तो अल्टीमेटली पीस के अकॉर्डिंग भी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डन बच्चे यहाँ पर। अच्छा एक चीज बताओ, मेरे पास एक हफ्ते में जो आउटपुट है वो 200 यूनिट्स है, ठीक है। और एक हफ्ते में हमने काम किया है 48 आवर्स। मस्त बात है यहाँ पर। एक घंटे क्या मैं कह सकता हूं कि 200 की जो आउटपुट है वो 48 आवर्स के बदले है। भाई 48 घंटे काम किया तो कितना प्रोडक्शन है मेरे पास हुआ 200 यूनिट्स का। तो एक घंटे का कितना प्रोडक्शन होगा 4.167। डन बच्चे यहां पर। और एक घंटे के बदले हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं 15 रुपए पे कर रहे हैं। एक घंटे के बदले हम कितना पे कर रहे हैं 15 रुपए पे कर रहे हैं। यदि 15 रुपए पे किया जा रहा है 4.167 आउटपुट के लिए, तो 15 सॉरी कितना बच्चों आपके पास है 3.60। 3.60 दोबारा समझो बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन के अंदर आउटपुट है 200 यूनिट्स। इसको बनाने के लिए मैंने असल में कितने घंटे काम किया है 48 आवर्स। और एक घंटे का कितना रेट मेरे पास है 15 रुपए। समझे बात यहां पर। क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने एक तरीके से कितना अमाउंट पे कर दिया 720। 48 आवर्स के बदले कितना अमाउंट पे किया 720,
और उस 48 आवर्स में कितना प्रोडक्शन मेरे पास हुआ है, 200 प्रोडक्शन मेरे पास हुआ है। तो 720 डिवाइड बाय 200 कितना रेट आपके पास आएगा, 3.60। ये आपके लिए क्या बन जाएगा, रेट पर पीस। आर नहीं वो दिया हुआ है, रेट पर पीस 3.60। डन बच्चे। यहां पर हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 21 और 29। वैसे बच्चों ऑलमोस्ट पूरा सेम है, बस फर्क क्या है यहाँ पर कि 21 के अंदर जो आपको आउटपुट है वो गिवन नहीं थी, और मैंने उस क्वेश्चन के अंदर जो आउटपुट है उसको प्रिज्यूम किया था कि हम 1 घंटे में 100 बनाएंगे। 100 के हिसाब से मैंने सारी कैलकुलेशन वहां पर की थी, बात समझे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या मैं 29 में अजम्पशन ले सकता हूं, नहीं। क्यों, मुझे दिया हुआ है और क्वेश्चन ने क्या बोला है कि मैंने यहां पर कितना प्रोडक्शन किया है, ड्यूरिंग अ वीक स्किल्ड वर्कर है प्रोड्यूस 200 यूनिट्स। मतलब जो 200 यूनिट्स है उसको बनाने के लिए मैंने एक हफ्ता लिया, ड्यूरिंग अ वीक मैंने पूरा एक हफ्ता लिया, और पूरे एक हफ्ते के दौरान मेरे पास कितने आवर्स दिए हुए हैं, 48 आवर्स पर वीक। बात समझिए यहां पर, यानी 48 आवर्स में कितना प्रोडक्शन आपके पास हुआ है, 200 यूनिट्स। तो 48 आवर्स के बदले जो भी अमाउंट पे किया होगा, मैं ये कह सकता हूं कि 200 यूनिट्स के बदले मैंने अमाउंट पे कर दिया। बच्चों आ रही बात है यहाँ पर, तो रेट मेरे पास कितना आ जाएगा, 3.60। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और प्रोडक्शन कितना बच्चों मेरे पास है, 200 यूनिट्स। अल्टीमेटली अमाउंट कितना आएगा, 720। क्यों, क्योंकि जो आपके पास सॉरी जो रेट आपके पास है 3.60, वो आपने निकाला कहां से है, रेट पर आर से आपने कंप्यूट किया है। इस वजह से टाइम रेट और पीस रेट के अंदर जो वेजेस का अमाउंट है वो आपके पास सेम आ रहा है। अगर आपके पास नंबर ऑफ आवर्स और रेट पर पीस दोनों दिए होते, फिर वैल्यू आपको सेम मिलकर यहां पर ना चलती। डन बच्चे, यहां पर इतना हो जाएगा। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 29। टाइम अलाउड 60 आवर्स। कैसे, एक को बनाने के लिए 18 मिनट, तो 200 बनाने के लिए 3600 मिनट्स डिवाइड बाय 60 मिनट्स, कितना आपके पास आ गया, 60 आवर्स। डन बच्चों, माइनस टाइम टेकन 48, टाइम सेव्ड 12 आवर्स, और रेट बच्चों आपके पास है 15 रुपए पर आवर। पहला, टाइम रेट सिस्टम, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, 48 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 15, 720 रुपीज। साथ साथ चल रहे हैं। पॉइंट बी, पीस रेट सिस्टम, number of pieces multiply by rate per piece, number of pieces multiply by rate per piece। कितने बच्चों पीसेस हमारे पास है, 200, और रेट पर पीस हम कैसे निकालेंगे, मैंने टोटल अमाउंट कितना पे किया, 720। कितने पीसेस के लिए, 200 पीसेस के लिए, तो रेट पर पीस कितना आपके पास है, 3 रुपए 60 पैसे। तो इफेक्टिवली अमाउंट कितना आपके पास आ जाएगा, 720। ये बात आ रही समझ यहां पर, किसी बच्चे डाउट,
थर्ड, हाल से प्लान, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर प्लस 50% मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर 48 hours multiplied by 15 plus 50% multiplied by 12 hours multiplied by 15 8 10 बताना एक बार 8 10 फोर्थ रोवन प्लान टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर प्लस टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट 48 multiplied by 15 plus 48 by 60 multiplied by 12 multiplied by 15. एट 64 डन बच्चों। यहां पर ध्यान रखना, उसने आपसे इफेक्टिव आवरली रेट यहां पर नहीं पूछा है, सिंपली आपने क्या पूछा है यहां पर, वेजेस ऑफ मिस्टर ए। हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, ऑल डन। अब बच्चों पॉइंट बी भी आपसे पूछ रहा है यहां पर, और पॉइंट बी में आपसे पूछ रहा है कि हालसे प्लान और रोवन प्लान में विच वन इज बेटर। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हालसे प्लान बेटर है या फिर रोवन प्लान बेटर है। बेसिकली जहां पे वर्कर्स का फायदा होगा वो प्लान हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रेफरेबल होके यहाँ पर चलेगा। बात समझे। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए और एग्जाम में वैल्यू बदल सकते हो, ठीक है, पर ये तरीका मालूम होना चाहिए, ये कई बार पूछता रहता है। मेरे पास 3 केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। लेट्स से टाइम अलाउड है 8 आवर्स, टाइम टेकन है 2 4 एंड 6। तो बच्चों आपके पास टाइम सेव्ड 6 4 एंड 2, रेट पर आर है 10 रुपए। यहां तक पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको सोल्यूशन नोट डाउन कर रहे हैं तो बाद में अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। इस एग्जाम्पल में बार पॉइंट्स आते रहते हैं। हो गया बच्चों यहां पर। अब मुझे बताओ हाल से प्लान के अकॉर्डिंग ओनली बोनस, क्योंकि हाल से और रोवन में किस चीज का फर्क है, बोनस। भाई नॉर्मल वेजेस तो मिलने हैं, उसके अलावा किस चीज का फर्क है आपके पास है, बोनस। हाल से में बोनस कैसे निकालोगे, फिफ्टी परसेंट टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट। कितना बच्चों आपके पास आ गया यहां पर, 30 रुपए। 50% मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड 4 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ गया, 20 रुपए। 50% टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय 10, कितना बच्चों आपके पास आया, 10 रुपए। डन। यहां पर रोवन में बोनस कैसे निकालोगे, टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना बच्चों आपके पास आया, ये 15 रुपए। इधर कितना आपके पास है, 4 डिवाइड बाय 8, 4
मल्टीप्लाई बाय 10 20 रुपए, और इधर आपके पास 6/8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 15 रुपीज। अगर आपसे पूछा जाए पहली सिचुएशन में बोनस ज्यादा कहां पे मिल रहा है, हाल से में, तो पहली सिचुएशन में प्रेफरेबल क्या हो जाएगा, हाल से प्लान। तुम्हारे बात यहां पर किसी बच्चों डाउट? थर्ड सिचुएशन में क्या प्रेफरेबल होगा, रोवन प्लान। यहां पर बोनस ज्यादा है, ठीक है, इधर 30 रुपए और इधर 15 रुपए, और मिडिल में प्रेफरेबल क्या होगा, एनीवन, मिडल में एनीवन, इतना हो जाएगा। अब बात समझो ध्यान से बच्चों, यहां पर इसका रीजन क्या है। अगर आपके पास एनीवन के अंदर क्या था, टाइम टेकन इक्वल टू टाइम सेव्ड, टाइम टेकन इक्वल टू टाइम सेव्ड बराबर है। जैसे 8 घंटे अलाउड है, 8 में से 4 घंटे में काम किया और 4 घंटे बचा लिए। 10 घंटे अलाउड है, 5 घंटे में काम किया, 5 घंटे बचा लिए। मैं लिखा था पॉइंट पहले आपको यहां पर, टाइम टेकन इक्वल टू 50% ऑफ टाइम अलाउड। तो बच्चों बाद में वहां पर दोनों के बोनस क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों के बोनस सेम होंगे तो आप यहां पर कह सकते हो कि कोई भी जो स्कीम है उसको फॉलो करके यहां पर चल सकते हैं। पर अगर आपके पास टाइम टेकन इज लेस देन टाइम सेव्ड, टाइम टेकन लेस देन टाइम सेव्ड, तो हमेशा प्रेफरेबल क्या होगा, हाल से। टाइम टेकन लेस देन टाइम सेव्ड। अब चेक करो कितना टाइम हमने लिया यहां पर, 2 घंटे, बचाया कितना यहां पर, 6 घंटे। बात समझे यहां पर। अब कोई भी बच्चों डाटा उठा लो यहां पर, जब भी टाइम सेव्ड लेस देन होगा, सॉरी टाइम टेकन लेस देन होगा टाइम सेव्ड से, तो हमेशा आपके लिए प्रेफरेबल क्या हो जाएगा, हाल से होके यहां पर चलेगा। बात समझे यहां पर। थर्ड केस में अगर आपके पास टाइम टेकन इज मोर देन टाइम सेव्ड, टाइम टेकन इज मोर देन टाइम सेव्ड, तो हमेशा प्रेफरेबल आपके पास क्या हो जाएगा, रोमन प्लान होने वाला है। मेरी बात समझे यहां पर। तो जब भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप हमेशा कभी ये मत कहना हाल से बेटर रोमन बेटर, ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन, वर्कर टू वर्कर डिपेंड करेगा कि आपने कितना टाइम लिया, कितना टाइम यहां पर बचाया। इसका बच्चों फायदा ये है कि एक बार एमसीक्यू में आपसे पूछ ले, ठीक है, सिंपल आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओनली केस वन दिया हुआ है, और आपको बोर्ड में बताओ कौन सा प्लान प्रेफरेबल होना चाहिए वर्कर के लिए। या तो पूरी कैलकुलेशन करो, बोनस निकालो, और फिर आप बताओ कि हाँ कौन सा प्लान प्रेफरेबल है। मेरी बात समझे यहां पर और यहां से चेक करो आप तो आपको देख के मालूम चल रहा है कि टाइम टेकन कम है और टाइम सेव्ड ज्यादा है, तो प्रेफरेबल कौन सा हो जाएगा, हाल से प्लान प्रेफरेबल होना यहां पर चाहिए। मेरी बात समझे बच्चों यहां पर, किसी बच्चों डाउट? अच्छा एक चीज बताओ, इन तीनों केस में सबसे मान लो ए बी सी दिया हुआ है, तो पहले केस में वर्कर एफिशिएंट है, ज्यादा एफिशिएंट है या कम एफिशिएंट है, या इन तीनों केस में सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सी सिचुएशन में आपके पास होगा? केस नंबर 1। क्यों? टाइम वहां पर क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि यहां पर वर्कर क्या होगा, मोर एफिशिएंट, यहां पर लेस एफिशिएंट, और ये सिचुएशन क्या है, इनडिफरेंस। एफिशिएंट तो है पर पहले से कम है और तीसरे से ज्यादा है। डन बच्चे यहां पर। और अब ध्यान से नोटिस करो, रोवन में इधर भी 15 रुपीज है, इधर भी 15 रुपीज है। हो बात है यहां पर रोमन में केस नंबर 1 और केस नंबर 3 में बोनस का अमाउंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कि मान लो एक वर्कर ए है और एक वर्कर सी है, तो ए क्या बोलेगा, 15 रुपया बोनस, सी क्या बोलेगा, 15 रुपया बोनस। जबकि इन दोनों में मोर एफिशिएंट कौन था, ए।
लेस एफिशिएंट कौन था? सी। तो जो मोर एफिशिएंट है उसको ज्यादा वेजेस मिलने चाहिए, जो लेस एफिशिएंट है उसको कम वेजेस यहाँ पर मिलने चाहिए। तो क्या ए रोन प्लान के अंदर आएगा? नहीं, वो कहां जाएगा? हालसे प्लान में। यानी जहां पर एफिशिएंसी ज्यादा है वहां पे आप क्या प्रेफर करोगे? हालसे प्लान। जहां पे एफिशिएंसी कम है वहां क्या प्रेफर करोगे? रोमन प्लान। बात समझे यहां पर? और बच्चों यहां से पॉइंट ये भी निकलता है कि जो आपका मोर एफिशिएंट वर्कर है और जो लेस एफिशिएंट वर्कर है both can get the same bonus under the Roman system। बोलो मैं क्या बोल रहा हूं? किसी बच्चे डाउट? इतना हो जाएगा। लिखो पॉइंट एक बार, नॉट इन रोमन प्लान a more efficient worker can get same bonus as less efficient worker। रोमन में जो मोर एफिशिएंट वर्कर है और जो लेस एफिशिएंट वर्कर है कैन गेट सेम बोनस। उसका जो रीजन है ना, रीजन है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्यों है? एक बार देखो सामने, पहली सिचुएशन में क्या हुआ? 2 आवर्स लिए और 6 आवर बचाए, पर वैल्यू आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ? 6 आवर्स लिए और 2 आवर्स बचाए, पर हो तो मल्टीप्लाई रहा है। अब 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2 करो, वैल्यू तो आपके पास क्या है यहाँ पर? सेम आके यहाँ पर चलेगी। बात समझे यहाँ पर? इसलिए रोमन के अंदर दोनों में जो बोनस का अमाउंट होता है वो सेम आके यहाँ पर चलता है। डन बच्चे यहाँ पर? तो आपके दो 3 पॉइंट चलते हैं। एक, दोनों से बेटर कौन सा है? आप ये नहीं कह सकते हाल से बेटर है या फिर रोमन बेटर है। इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। सिचुएशन नहीं दी हुई है तो फिर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। अब देखना एग्जाम में पॉइंट की वैल्यू क्या है, 1 नंबर है या 5 नंबर है। अगर 1 नंबर है तो डायरेक्ट आंसर दे देना वहां पर, ठीक है। 5 नंबर है फिर आपको एग्जाम्पल देके आना पड़ेगा। बात समझे यहाँ पर? दूसरा, रोमन प्लान में आपसे पूछे ट्रू फॉल्स के अंदर कि लेस एफिशिएंट मोर एफिशिएंट कैन गेट द सेम अमाउंट ऑफ बोनस। अगेन ट्रू फॉल्स में है, आपका आंसर क्या बन जाएगा? ट्रू। 5 नंबर में है, फिर से आपको एग्जाम्पल देखिए आना पड़ेगा कि ये हमारे पास कैलकुलेशन है और यहाँ पर लेस एफिशिएंट मोर एफिशिएंट बोथ आर गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ द बोनस। पॉइंट समझे यहाँ पर? ये बार नंबरिंग के हिसाब से आपको अपना आंसर फ्रेम करना होता है। डन बच्चे यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 29 का पॉइंट 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 का पॉइंट नंबर 2, सजेस्ट विच बोनस प्लान हालसे और रोमन द कंपनी शुड फॉलो। अब अच्छा पॉइंट क्या है? क्वेश्चन आया 6 नंबर में, पर पॉइंट 2 6 नंबर का नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इससे पहले 4 पॉइंट आप सोल्व कर चुके हो और पॉइंट बी में आपने रेट निकाला होगा, तो पॉइंट बी 2 नंबर का होना चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर 1 1 1 1 और ये कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। बात समझे यहाँ पर? एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। पर स्टेप वाइज मार्किंग मतलब ये नहीं है कि आपने टाइम अलाउड की वैल्यू निकाल दी 60 आवर्स और वो आपको ए नंबर दे देगा। बात समझे यहाँ पर? अब वो स्टेप वाइज मार्किंग क्या है वो सिर्फ आई से ही जानता है कि किस पॉइंट के कितने मार्क्स होते हैं, वो पहले बता के वहां पर चलता है। तो बच्चों जब भी हम तैयारी करेंगे, मैं कभी स्टेप वाइज में बिलीव नहीं करता हूं। मैं हमेशा आपको एक चीज बोलूंगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है, या तो 6 नंबर पूरे लो या मत लो। क्लास के अंदर बच्चों हम ये अप्रोच लेके चलेंगे, हमें 6 में 6 नंबर लेके यहाँ पर चलने हैं, नो स्टेप वाइज मार्किंग। पॉइंट समझे यहाँ पर? इतनी बात आ रही समझ में? अगर 2 नंबर का है तो भी आपको आंसर फ्रेम करना पड़ेगा, 1 नंबर का है तो भी आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। तो आपको बड़ा एग्जाम्पल देने की जरूरत वहां पर नहीं है। सिंपल आप आंसर फ्रेम करके आ जाओ कि लेस एफिशिएंट वर्कर है तो ये प्लान प्रेफरेबल होता है, क्योंकि टाइम सेव्ड टाइम टेकन का रेशो हमारे पास ये बनता है। हो जाएगा? कर लोगे? कंफर्म बच्चों? यहां पर सेम पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, 12 एंड 13 12 चेक करिए, विच इज बेटर प्लान आउट ऑफ हाल से 50% बोनस रोमन फॉर एफिशिएंट वर्कर। बच्चों एफिशिएंट वर्कर मतलब
कौन सा प्लान बेटर होना चाहिए? हाल से। समझे बात यहां पर? क्योंकि टाइम सेव्ड इज मोर देन टाइम टेकन। सेकेंडली, इन विच सिचुएशन वर्कर गेट्स द सेम बोनस इन द बोथ स्कीम। तो बच्चों सेम बोनस कब मिलता है? जब टाइम टेकन 50% ऑफ टाइम टेकन इक्वल टाइम सेव्ड। वो तो अभी भी सिखाया मैंने यहां पर, जो 2 दिन पहले सिखाया था वो रेशियो क्या थी? टाइम टेकन इक्वल टू 50% ऑफ टाइम अलाउड, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। हो जाए बच्चों यहां पर 13, रोमन बोनस सिस्टम डज नॉट मोटिवेट a highly efficient worker as less efficient worker and high efficient worker can obtain the same bonus under the system discussed with the example। हो जाए बच्चों यहां पर, कर लो ये, आगे बढ़े यहां पर। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 नवंबर 23 बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अब देखिए, अ वर्कर टुक 60 hours to complete a job in a factory. The normal rate of wages 80 rupees per hour. Worker is entitled to bonus according to Halsey plan। तो कह रहे बच्चों वर्कर टुक, टुक यानी कि इतना समय लिया, तो ये आपके लिए टाइम अलाउड होगा या टाइम टेकन होगा? टाइम, और दूसरा वर्ड बोलो ना, टाइम टेकन। कितना आपके पास आ जाएगा? 60 आवर्स। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड ऑन द जॉब एट ₹60 पर मैन आवर एक्चुअली वर्क। इसके बेस में आपके पास क्या आ जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स की वैल्यू आ जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास दिया हुआ 37280। मटेरियल कॉस्ट हमारे पास है 28,400। वैल्यू 20 से क्या इसमें? और रिक्वायर्ड द स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, इफेक्टिव अर्ली रेट निकालना है, एंड सो ऑन। तो बाकी बातें हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास 4 वैल्यूज होती है, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड और रेट। ठीक है बच्चों, रेट हमारे पास कितना दिया हुआ है? 80 रुपए। 60 रुपए क्या, 60 आवर्स क्या दिया हुआ है? टाइम टेकन। वैसे आमतौर पर जो आप क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, जो भी आप क्वेश्चन सोल्व किए थे, हर जगह 60 आवर्स आपके पास क्या था? टाइम अलाउड। अब चेक करना है एक बार, मैक्सिमम क्वेश्चन में टाइम अलाउड क्या था आपके पास? 60 आवर्स। ठीक है, और यहाँ पे जाम उसका क्या दे दिया? टाइम टेकन। यानी टाइम अलाउड मुझे गिवन यहाँ पर नहीं है, तो टाइम सेव्ड कितना बन जाएगा? x माइनस 60 आवर्स। ठीक है, फर्दर चेक करो नीचे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। यानी ये वैल्यू आपको कंप्यूट यहाँ पर करनी है, इतना हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास है 37280। फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास क्या होता है? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट 37280। डन बच्चों, यहां पर इसमें मटेरियल कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 28,400। डन बच्चों, यहां पर ओवरहेड्स के लिए क्या बोला है? रिकवर्ड ऑन द जॉब एट ₹60 पर मैन आर एक्चुअली वर्क। बच्चों हमारे पास 60 रुपीज पर आवर है, कितने घंटे काम किया? 60। तो कितना अमाउंट पे किया? 3,600। आई होप आपके पास समझ आ रही होगी। तो बैलेंस अमाउंट आपके लिए क्या बन जाएगी? लेबर कॉस्ट। डन बच्चों, यहां पर कितना अमाउंट आएगा बताना मुझे? 5280। और जो लेबर कॉस्ट है, ये लेबर जो हमने अमाउंट पे किया, लेबर को अमाउंट हम किसके अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं? हालसे के अकॉर्डिंग। और हालसे क्या बोलता है? टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट। डन बच्चों, यहां पर ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5280। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? 72। बच्चों x की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहां पर? 72। यानी कि टाइम अलाउड कितना आ जाएगा? 72। और टाइम सेव्ड कितना आ जाएगा? 12 आवर्स। ठीक है बच्चों, दिक्कत यहां पर हो जाएगा।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफेक्टिव आवरली रेट अंडर द हाल से प्रीमियम प्लान। अच्छा, इफेक्टिव आवरली रेट कैसे निकालोगे? लेबर को आपने कितना अमाउंट पे किया, लेबर को कितना अमाउंट पे किया? हाँ जी, 5280। कितने आवर्स के लिए? 60 आवर्स के लिए। तो रेट आपके पास आ जाएगा 88। डन बच्चों। यहां पर फिर क्या बोलता है? कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर इफ द वेजेस वुड हैव बीन पेड अंडर द रोमन प्लान। बात समझे यहां पर? क्या आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हुआ? नहीं सर, हमने वाला क्वेश्चन किया हुआ था जहां में टाइम अलाउड दिया हुआ था और टाइम टेकन हमने क्या माना था? एक्स। यहां पर बच्चों फर्क क्या पड़ता है? तरीका तो अल्टीमेटली आपके पास सेम यहां पर है। अब मेरी बात समझिए, यहां पर एक मैथमेटिक्स है जिसके अंदर 5 वैल्यूज है। कभी ए वैल्यू मिस करेगा, कभी बी मिस करेगा, कभी सी मिस करेगा। पॉइंट समझिए यहां पर उसी मैथमेटिक्स को आपको रोटेट करके यहां पर चलना। इतनी बात आ रही सुनो। यहां पर होमवर्क भी करोगे या कराऊंगा अभी? तो कराई दो। बोलो शाबाश, आपके लिए होमवर्क में ये आंसर नोट कर लो एक बार। 88 आपके लिए क्या बन जाएगा? इफेक्टिव रेट पॉइंट 1 के अंदर। टाइम अलाउड कितना आपके पास आ जाएगा? 72 आवर्स आके यहां पर चलेगा। हो जाएगा। क्वेश्चन आए समय किसी बच्चों दिक्कत? अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 31। और बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये बात ध्यान रखना। 20 साल पहले भी यही सिलेबस था जब हम पढ़ते थे, उससे 20 साल पहले भी ये बच्चों यही सिलेबस था। वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। बस फिगर चेंज हो जाएगी। कई बार टाइम अलाउड आपसे पूछा, कई बार टाइम ट्रेन आपसे पूछ लिया। सोरे बात है यहां पर। ऑल डन। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 31। बच्चों 31 एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, उसका बेबी क्वेश्चन पूछा है यहां से। जो उसका पूरा क्वेश्चन था वो अलग तरीके से था, क्योंकि उसमें पीस वाला हिस्सा भी था, पर क्योंकि पीस वाला हिस्सा आपके सिलेबस में नहीं है, वो हिस्सा यहां से हटाया हुआ है। तो अगर आप मेरा कोई 4 साल पुराने वाला, 5 साल पुराने वाला मॉड्यूल देखोगे, उसमें आपको प्रॉपर वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार 31 मई 23। और देखिए क्या दिया हुआ है। एसएमसी कंपनी लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ टॉयज अंडर द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग इंसेंटिव सिस्टम। कहता है वर्किंग आवर्स हमारे पास कितने हैं? 48। लेट शिफ्ट आवर्स इन द वीक 12। क्या बच्चों लेट शिफ्ट को मैं ओवर टाइम कह सकता हूं? लेट शिफ्ट क्या हो गया भाई? आपकी 2 क्लास होती है, अब 3 क्लास होगी, तो आप मतलब घर से फोन आ जाए, आप क्या बोलोगे? क्लास एक्सटेंड होगी, एक एक्स्ट्रा क्लास रख के यहां पर चल रही है। बात समझे यहां पर? तो लेट शिफ्ट आपके पास क्या हो गया? ओवर टाइम। आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ पेमेंट नॉर्मल वर्किंग आवर्स के लिए 150 रुपए, लेट शिफ्ट के लिए यहां पर 300 रुपए। लेट शिफ्ट यानी कि ओवर टाइम। डन बच्चों यहां पर? तो देखो वैसे 150 रुपए है, और कितना पे हो रहा है? 300। कितना पे हो रहा है? डबल रेट से। जो आपका फैक्ट्री एक्ट है 1948, वो यही कहता है कि अगर कोई वर्कर ओवर टाइम करता है, उसको डबल रेट से क्या मिलना चाहिए? वेजेस का अमाउंट मिलना यहां पर चाहिए। डन बच्चों यहां पर? आगे एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर 60 आवर्स पर वीक इंक्लूड द लेट शिफ्ट। चेक करो, नॉर्मल आवर कितने मेरे पास है? 48। लेट शिफ्ट कितने मेरे पास है? 12। तो एक वर्कर कितने आवर्स काम कर रहा है? 60। नीचे 60 ही आपको बोल रहा है। एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर फॉर 60 आवर्स पर वीक इंक्लूड लेट शिफ्ट। कितना बच्चा आपके पास है? 60 आवर्स। और इसमें आउटपुट कितनी मेरे पास है? 82 आवर्स। डन बच्चे यहां पर? आगे द कंपनी मैनेजमेंट
has now decided to implement a system of labor cost payment with either रोमन और हाल्से। और आपको बच्चों पहली क्लास याद हो, मैंने उसमें समझाया था कि जो ओवरटाइम होता है वो बेसिकली वर्कर के लिए फायदेमंद होता है और मैनेजमेंट के लिए हमेशा क्या होता है, नुकसान। क्योंकि फैक्ट्री आपकी लेट चलेगी, मशीन बेवजह जांच चलेगी, बिजली बिल फालतू आएगा, और इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या था, इंसेंटिव स्कीम हमारे पास यहाँ पर आई थी, हाल्से और रोमन। तो जो इनिशियल पैराग्राफ है वो किसकी बात कर रहा है, ओवरटाइम की। और इधर क्या बोल रहा है, कंपनी के विचार बदल चुके हैं और कंपनी चाहती है अब हम यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करें, हाल्से या फिर रोमन अप्लाई करके यहाँ पर चलें। The following information is obtained. The standard time allowed for 10 twice 7.5 hours. 10 twice के लिए 7.5 hours यहाँ पर टाइम अलाउड है। आगे टाइम रेट 150 पर आवर एज यूजुअल। बच्चों एज यूजुअल का मतलब क्या हुआ, ओवरटाइम में भी पर आवर के लिए कितना अमाउंट पे कर रहे थे, 150 रुपए, अब भी कितना पे करेंगे, 150 रुपए। डन बच्चे यहाँ पर। Assuming that operator work 48 hours in a week, produce so twice, you are required to calculate weekly earning for one operator under the existing रोमन और हाल्से। देखो क्वेश्चन के अंदर आपके पास गिवन क्या है, 31। हमारे पास दो तरह के इंसेंटिव सिस्टम है, ठीक है। एक जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं, और सेकेंडली जो हमारे पास यहां पे प्रपोजल है। जो अभी फॉलो कर रहे हैं उसमें इंसेंटिव के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, यहां पर ओवरटाइम। हम वर्कर बोलते हैं जो काम नहीं हुआ आप एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे यहां पर, और एक्स्ट्रा टाइम के बदले हम आपको क्या देंगे, वेजेस देके यहां पर चलेंगे। प्रपोजल में कह रहा है नो ओवर टाइम, समझे बात। यहां पर हम आपको क्या देंगे, बोनस। डन बच्चे। यहां पर अगर वर्कर एग्जिस्टिंग सिस्टम में काम कर रहा है तो मुझे ये बताओ एक वर्कर की कितनी आउटपुट है, बता सकते हो पढ़ के एक बार, एक वर्कर की कितनी आउटपुट है। और आप नहीं पढ़ पा रहे हो यानी क्वेश्चन समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। पायल पढ़ना सीखो बच्चे, जब तक रीडिंग स्किल इंप्रूव नहीं करोगी कोई फायदा नहीं है। बात समझिए। यहां पर +2 से बाहर निकलो जहां पे हर चीज आपको एक लाइन के अंदर दी होगी, आपको चीजें पढ़नी होगी, बड़े क्वेश्चन पढ़ने होंगे। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत छोटा क्वेश्चन आपके पास है। बड़े क्वेश्चन वो होते हैं जो आपके पास 2-2 पेज के आएंगे और आएंगे। बात समझे। यहां पर तो वो आपको पढ़ना आना चाहिए, ये नहीं ऊपर की लाइन पढ़ी नीचे पहुंचे ऊपर क्या पढ़ा था भूल गए। बात समझे। यहां पर वो इसलिए होता है हमारा दिमाग कहीं और होता है, हमें लगता है कि बस एक बार जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूरा हो और फटाफट आंसर सर्च करा दें यहां पर सोल्यूशन। दिमाग होता नहीं क्वेश्चन के अंदर। ये ऐसा नहीं तुम्हारी सोच है, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, तो धीरे धीरे उनको सही ट्राई पर लेके आना पड़ता है। बात समझे। यहां पर तो हमेशा क्वेश्चन पहले पढ़ना सीखो, सोल्यूशन बच्चों अपने आप दिमाग के अंदर आ जाएगा। जब आपको क्वेश्चन मालूम होगा, क्वेश्चन में लिखा क्या वो मालूम होगा, सोल्यूशन अपने आप कर लोगे। अब उल्टा चलते हो, आप चाहते पहले सोल्यूशन हो जाए फिर हम क्वेश्चन समझे था क्या इसके अंदर, पॉइंट समझे। यहां पर तो बड़े ध्यान से क्या बोल रहा है, कहता है नॉर्मल वर्किंग आवर्स इन द वीक 48 और लेट शिफ्टिंग आपके पास है 12 आवर्स। तो मैं कह सकता हूं जो टाइम टेकन है एक तो मेरे पास रूटीन में है, रूटीन में कितने आवर्स हैं 48 और ओवर टाइम का कितना आवर्स है 12। आगे क्या बोलता है रेट ऑफ पेमेंट, रूटीन के लिए कितना अमाउंट पे करेंगे 150 और ओवर टाइम के लिए कितना अमाउंट पे करेंगे 300 रुपए। डन बच्चों। यहां पर भाई अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूं तो आप मुझे एक्स्ट्रा फीस पे करोगे, बात हो रहा है यहां पर। तो ओवर टाइम के लिए हमेशा क्या होता है एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर फॉर 60 आवर्स पर वीक 80 ट्वाइस। कहता है जो 60 घंटे लगाए इस 60 घंटे बदले हमारी एवरेज आउटपुट कितनी यहां पर है 80 ट्वाइस पर वर्कर। एक वर्कर के लिए कितनी आउटपुट हमारे पास है 80 ट्वाइस। डन बच्चे। यहां पर आगे द कंपनी प्लान टू दिस एंड दिस एंड दिस। और आगे क्या बोलता है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर 10 ट्वाइस इज 7.5। मुझे एक चीज बताओ, जब भी बोनस स्कीम आती है
तो बोनस स्कीम में 4 वैल्यू आपको चाहिए होती है। कौन कौन सी? टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड एंड रेट। सबसे पहले उसने आपको क्या बोला कि स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर 10 ट्वाइस, 10 ट्वाइस के लिए कितना टाइम अलाउड है? 7.5, यही दिया हुआ है। आगे क्या बोलता है? टाइम रेट 150। आगे क्या बोलता है? एज्यूमिंग ऑपरेटर वर्क फॉर 48 आवर्स इन अ वीक एंड प्रोड्यूस 100 ट्वाइस। बच्चों 100 ट्वाइस प्रोड्यूस किए हैं, 10 ट्वाइस के लिए कितना टाइम था? 7.5। तो 100 ट्वाइस के लिए कितना टाइम हो जाएगा? 75। और असल में कितने घंटे काम किया? 48। क्या ओवर टाइम यहां पर होना चाहिए? सोचो बच्चों लॉजिकली, नहीं ना। तो स्कीम कौन सी आपके पास आ रही है? बोनस। तो आपके पास कितना बचा है यहां पर? 27। डन बच्चों यहां पर, इसमें कोई डाउट? अब पढ़ो, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? द एग्जिस्टिंग टाइम रेट। एग्जिस्टिंग, बताओ एग्जिस्टिंग स्कीम कौन सी है? ओवर टाइम की या बिना ओवर टाइम की? ओवर टाइम। और ओवर टाइम में हमने उसको कितना अमाउंट पे किया? 48 आवर्स के बदले 150 रुपए, और 12 आवर्स के बदले 300 रुपए। कितना अमाउंट आया? इतनी बात समझते हो यहां पर? ये आपके लिए क्या बन जाएगा? एग्जिस्टिंग टाइम रेट। बताओ बच्चों, आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट आपको क्या बोल रहा है यहां पर? रोवन। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है? रोवन के अंदर आपके पास टाइम टेकन कितना यहां पर है? 48 मल्टीप्लाई बाय 150 प्लस टाइम टेकन 48 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 150। 979, बस ये आ रहा है। और थर्ड हाल से 48 इंटू 150 प्लस 50%, 27 150, 9225। ये बच्चों आपका वेजिस आ गया। अब ध्यान से पढ़ना, उसने वेजिस का अमाउंट पूछा है या आपसे इफेक्टिव रेट पूछा है? वेजिस का अमाउंट कहता है ना, एज्यूमिंग दैट एंड सो ऑन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वीकली अर्निंग फॉर वन ऑपरेटर अंडर। बात समझे यहां पर? तीन ही बच्चों पॉइंट है, तीनों पॉइंट सॉल्व हो गए। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया होगा, उतना बड़ा सोल्यूशन आपके पास नहीं है। और उसको मालूम है जब क्वेश्चन लेंथ बढ़ती है ना तो बच्चा डर जाता है, वो चाहता था इसमें क्या क्या होगा। मैंने आपको क्या बोला, जो असली क्वेश्चन था उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। उसमें आपके पास पीस वाला सिस्टम भी था, उसमें आपसे ये भी पूछता कि पर पीस क्या रेट आपके पास आएगा। वो काफी लेंथी क्वेश्चन था, तो इंस्टीट्यूट ने उस क्वेश्चन क्या किया, मॉडिफाई किया और बेबी वर्जन आपसे यहां पर पूछ लिया। तो ये बच्चों बात यहां पर फिर नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 31।
हो जाए बच्चों? हाँ जी, ऑल डन। चलिए बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने बच्चों पॉइंट किया था यहां पर, नोट डाउन, लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर, बात समझो ध्यान से। लेबर टर्नओवर क्या होता है? किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो बच्चों हमेशा के लिए उसके पास ज्वाइन यहां पर नहीं करते हैं। कोई वर्कर है या बहुत सारे वर्कर्स हैं जो फैक्ट्री में आ रहे हैं, 6 महीने बाद छोड़ के जा रहे हैं, फिर नए वर्कर आपके पास आ रहे हैं, वो भी छोड़ के जा रहे हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्ट्री, एनी लोकेशन, एनी इंडस्ट्री। ठीक है, पर पूरे साल में जो वर्कर्स आ जा रहे हैं उसकी रेशो क्या है? इसी को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर? लेबर टर्नओवर। पॉइंट क्या होता है? अगर लेबर टर्नओवर ज्यादा होता है तो किसी भी फैक्ट्री के लिए फायदेमंद होकर यहाँ पर नहीं चलता। मैं अपने ऑफिस की बात करूं, मेरे यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है ना। अब मान लो एक एम्प्लॉय छोड़े चला जाए, मान लो प्रिंस छोड़े चला जाए, मुझे मेरे परेशानी नहीं है यहाँ पर। तो नया एम्प्लॉय आएगा, उसको समझाना पड़ेगा। बात एम्प्लॉय के आने की नहीं है, बात काम समझाने की है। प्रिंस को सारा प्रोसेस मालूम है कि सर का नेचर कैसे है, सर कैसे खाना खाते हैं, किस टाइम खाते हैं, क्या क्या चाहिए उनको यहाँ पर। घर का उनको मालूम है, ऑफिस का मालूम है, बैंक का मालूम है, हर चीज उनको यहाँ पर नॉलेज में है। बात समझे यहाँ पर? सिर्फ एसएमएस करना होता है, काम साथ ही साथ यहाँ पर हो जाता है। पॉइंट समझे यहाँ पर मान लो कि नया बंदा आ जाए, अब बच्चों से नए बंदे यही नहीं मालूम चाय कहाँ से मिलती है। पॉइंट समझे यहाँ पर? ये बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। बात समझो, मुझे उसको चीज सिखानी पड़ेगी। अब मेरा जो काम पढ़ाने का है उससे हटकर मैं उसको नए काम सिखा रहा हूँ, तो जो मेरा फोकस है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। बात समझे यहाँ पर? अटेंशन क्या होगी? डाइवर्ट। मेरी आउटपुट क्या होगी? यहाँ पर कम हो जाएगी। अब मैं बिल्कुल फ्री माइंड हूँ, बात समझो यहाँ पर, मैं बिल्कुल फ्री माइंड हूँ, मेरा पूरा फोकस काम है आपको टीच करने पर अगर ऐसा ना हो, मान लो हिमांशी छोड़ जाए, फिर उनमें और ज्यादा परेशानी यहाँ पर है। क्यों? मान लो कि पेरेंट्स पीछे से आ जाए, उनकी क्वेरी कौन लेगा? और बच्चों हमारे हाल तो है नहीं हम क्लास छोड़ के चले जाए यहाँ पर। मेरी बात समझे यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। फिर मान लो ऑफिस कोई है ही नहीं यहाँ पर, कोई बंदा ही नहीं जो क्वेरी ले सके, और मुझे मालूम बच्चा इंटर का 1 लाख की फीस है, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करो, भी आ रहा हूँ मैं। सर आ रहे 1 घंटे के बाद, और आप भी खुश, क्यों? आप बातों में चालू। देखो होता नहीं है अल्टीमेटली, बात समझो ध्यान से। तो पर मुझे तो कहना कि इस सिस्टम के अंदर नैरो सिस्टम है, जो प्रोफेशनलिज्म है वो चीज आपको नजर नहीं आएगी। अभी कोई सर यार जो यहाँ पे सिस्टम है वो बाकी सिस्टम है, कौन सा फर्क है? पॉइंट समझे यहाँ पर? तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? सर्विस बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। सर्विस बढ़िया होनी चाहिए, बिना के आपको मिलनी चाहिए। वो बच्चों सर्विस इंडस्ट्री आपकी अच्छी मानी जाती है। बैंक बहुत सारे हैं, आप प्राइवेट बैंक के अंदर खाता क्यों खुलाते हो? सरकारी बैंक खाता क्यों खुलाते? खाता खाता होता है। बात समझिए, आप जाओ सरकारी बैंक खाता खुलाने के लिए, कहीं जरूरत ही नहीं है, आप वापिस चले जाओ। वो खोल के राजी ही नहीं है। बात समझो, वो खोल के राजी नहीं खाता। क्यों? वो कह रहे खाता खोलेंगे, कस्टमर हमारे पास आएगा, पैसे जमा कराएगा, हमारा ही काम बढ़ेगा। पॉइंट समझे यहाँ पर प्राइवेट बैंक के अंदर क्या होता है? आप बोलो खाता खुलवाना है, आपके घर पहुंच जाएंगे। आप मना करो तब भी पहुंच जाएंगे। सुबह शाम आपको फोन करेंगे, इस नंबर से, उस नंबर से, यहां से, वहां से। जब तक खाता नहीं खुलेगा तब तो आपको पीछे छोड़ने वाले वहां पर नहीं है। समझे बच्चों बात? यहाँ पर वो आपको अच्छा फील कराते हैं कि आप बड़े स्पेशल कस्टमर हो। और जो सरकारी बैंक है वो कहता है कस्टमर ही नहीं हो भैया, हमें चाहिए ही नहीं, जाओ घर बैठो। बात समझे? तो फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी टर्नओवर ज्यादा है, टर्नओवर यानी कि सेल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? लेबर टर्नओवर की। लेबर का आना जाना लगा हुआ है, लेबर आ रही है, नए वर्कर आ रहे हैं, पुराने छोड़ के जा रहे हैं। जो नया वर्कर आएगा उसको काम आता ही नहीं। जब उसको काम आता ही नहीं, बच्चों मशीन चलाएगा, मशीन क्या होगी? खराब हो जाएगी। बात समझे यहाँ पर? आउटपुट उसकी वहां पर क्या होगी? कम होगी। मटेरियल क्या होगा? वेस्ट ज्यादा होगा। समझे बात यहाँ पर? तो फैक्ट्री को बहुत सारे नुकसान होके यहाँ पर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी वर्कर आएगा और जाएगा नहीं, ये हमेशा होगा। वर्कर आएंगे भी और जाएंगे भी।
पर जो की परसेंटेज है वो मिनिमम टू मिनिमम होनी यहाँ पर चाहिए। जितने वर्कर आप रिटेन करोगे उतना आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। जितनी ज्यादा लेबर टर्नओवर होगी उतना फैक्ट्री के लिए क्या होगा, नुकसान होके यहाँ पर चलेगा। मेरी बात समझे यहाँ पर। तो लेबर टर्नओवर बेसिकली आपके पास क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज। हमारे जो एम्प्लॉयज का स्ट्रक्चर है, हमारे जो एम्प्लॉयज का कंपोजिशन है, उसमें कितना परसेंट रेट क्या होता है, परसेंटेज, कितना परसेंट चेंज हो रहा है, इसको आप क्या बोलते हो, लेबर टर्नओवर कह के यहां पर चलते हो। लेबर टर्नओवर के क्या क्या रीजंस है, पर्सनल, अनअवॉइडेबल और अवॉइडेबल। बच्चों पर्सनल रीजन क्या होता है, कई बार एम्प्लॉयज अपने बेटर फ्यूचर के लिए बाहर जाते हैं। मान लो कोई पर्सन है जो आईसीआईसीआई बैंक में जॉब कर रहा है, उसको लगता है कि वहां की सैलरी कम है, पैकेज कम है, वो कहां चला जाएगा, एचडीएफसी बैंक में। और आमतौर पर एक बैंक से दूसरे बैंक में आप जाते हो या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हो तो 20 से 30% पैकेज हाइक होकर वहां पर चलता है। मान लो 1 लाख की सैलरी है तो कितना हो जाए, 1,20,000 या 1,30,000 आपके पास हो जाता है। और जो आपकी जनरेशन है वो इसमें बिलीव करती है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी। और हमारे जो फादर हैं वो इसमें बिलीव नहीं करते थे। उनका बिलीव क्या था, जिस कंपनी के अंदर आगे वहीं से उनकी अल्टीमेटली क्या होगी, रिटायरमेंट होकर वहां पर चलेगी। बात समझे यहाँ पर। तो उस समय उनका अपना काम करने का तरीका था। तो जो आज की जनरेशन है वो इस तरीके काम करके यहाँ पर चलती है। जहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, हम उसको प्रेफर करके वहां पर चलेंगे। बात समझे यहाँ पर। इसको आप क्या बोलते हो, पर्सनल रीजन। जहाँ एम्प्लॉयर भी फॉल्ट नहीं है पर एम्प्लॉय की अपने कुछ यहाँ पर प्रेफरेंसेस है। दूसरा बच्चों आपके पास क्या होता है, अनअवॉइडेबल। कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है और उस वजह से एम्प्लॉय जॉब छोड़ के वहां पर जा रहा है। तीसरा आपके पास क्या है, अवॉइडेबल। ऐसे रीजंस जिनको अवॉइड किया जा सकता था। अगर मान लो वर्किंग इन्वायरमेंट है, बेटर हो, बेटर यानी अच्छा इन्वायरमेंट हो काम करने का, तो एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा। बात समझे यहाँ पर। तो जहां पर एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कुछ स्टेप उठाए और उस वजह से एम्प्लॉय को स्पेशल फील हो, वो बच्चों आपकी फैक्ट्री छोड़ के वहां पर नहीं जाएगा। बात समझे यहाँ पर। तो यानी कि पहला पॉइंट, पर्सनल कॉजेज, ऑल द पर्सनल रीजन विच कंपेल एन एम्प्लॉय टू लीव हिज जॉब। तो वो सारे रीजन कौन से, पर्सनल। वो सारे रीजन कौन से, पर्सनल, जो एक एम्प्लॉय के अपने निजी रीजन हैं, उस वजह से अगर वो अपनी जॉब छोड़ रहा है तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, पर्सनल कॉजेज। जैसे डोमेस्टिक प्रॉब्लम एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे डिससेटिस्फैक्शन ओवर द जॉब एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। थर्ड, चेंजिंग फॉर जॉब फॉर बेटरमेंट फॉर प्री मैच्योर रिटायरमेंट। कह रहा है एक एम्प्लॉय कह रहा है उसके घर में इश्यू चल रहा है, जब फैमिली जिम्मेदारी ज्यादा है उन्हें जॉब छोड़ दे, या एम्प्लॉय की हेल्थ सही नहीं है उन्हें प्री मैच्योर के लिए वहां पर रिटायरमेंट, या एम्प्लॉय को लगता है जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है, जो कल्चर वहां पर है वो बेटर वहां पर नहीं है, वो कह रहा मुझे यहाँ पे काम करना माहौल यहाँ पर ठीक नहीं है। बात समझे यहाँ पर। ये उसके अपने रीजन है, वो कुछ भी हो सकते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ मेंशन कर लिए हैं। इन रीजन की वजह से अगर एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहा है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, पर्सनल कॉजेस बन के यहाँ पर चलेगा। डन बच्चों यहाँ पर। दूसरा आपके पास क्या आता है, अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल क्या होता है, दीज आर द कॉजेज अंडर विच इट बिकम ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टू आस्क देयर एम्प्लॉय टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर मैनेजमेंट कह रही है आप चले जाओ, कब, जहां पे एम्प्लॉय इनडिसिप्लिन है, जहां पे एम्प्लॉय इनडिसिप्लिन है। जैसे बच्चों मान लो आप लोग इनडिसिप्लिन करते हो, पहले आपको वार्निंग इश्यू होती है, हिंट दिया जाता है कि आराम से बैठ जाइए, और आप ना मानो तो क्लास से बाहर चले जाओ, सिंपल इज दैट। फिर भी ना मानो तो सेंटर से बाहर चले जाओ। मेरी बात समझिए यहाँ पर। तो जहां पे मैनेजमेंट के लिए ऑब्लिगेटरी होता, मजबूरी हो जाती है एम्प्लॉय को बाहर निकालना। जैसे सीरियल नेचर ऑफ बिजनेस। बच्चों दिवाली में डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है ना, डिमांड ज्यादा होती है तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए आपको लेबर ज्यादा चाहिए, तो आपने लेबर को हायर कर लिया, पर जैसे दिवाली ओवर होगी उतनी डिमांड आपके पास आने वाली नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा वर्कर आपने हायर किए थे उनको आप क्या कर दोगे, टाटा बाय बाय कर दोगे। बात हो रहा है यहाँ पर। सेकेंडली डिसिप्लिनरी मैटर्स हो गया आपके पास, चेंज इन प्लांट लोकेशन। मान लो आपका प्लांट जैसे नैनो थी, बच्चों नैनो इनिशियली जो प्रोजेक्ट था वो कहां पर था, वेस्ट बंगाल में, पर उसके बाद वो कहां पे शिफ्ट हो गया, गुजरात के अंदर। कुछ पॉलिटिकल इशू हुए और कहां पे शिफ्ट हो गया, गुजरात के अंदर।
अब मुझे एक चीज बताओ, जो वेस्ट बंगाल में एम्प्लॉय काम करने वाली थी, क्या वो काम करने के लिए गुजरात यहाँ पर आएगी? नहीं, वो तो वहीं पे काम करेगी, जहाँ की लेबर होती है वहीं पे काम करती है। तो जब प्लांट लोकेशन चेंज हो जाएगी, जो पुराने वर्कर है उनको मना कर दिया जाएगा, और जहां पे जा रहे हो वहां पे नए वर्कर को अपॉइंट किया जाएगा। बात समझते हैं यहाँ पर? एंड शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल, मतलब बच्चों प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करना है, पर प्रोडक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए? रॉ मटेरियल। वो है ही नहीं बाजार में। जब बच्चों रॉ मटेरियल हो गया ही नहीं, प्रोडक्शन हो गया ही नहीं, तो लेबर का क्या करेंगे? उनको वहां पर मना कर देंगे। बात समझे यहाँ पर? तो ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। अवॉइडेबल, बच्चों अवॉइडेबल क्या होता है? दीज आर द causes which require the attention of the management on a continuous basis so as to keep labor turnover as low as possible। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसके हाथ में होता है कि अगर वो कुछ स्टेप उठाए तो लेबर शायद जाने से मना कर दे। जैसे लेबर बाहर क्यों जाएगा? उसको बेटर कल्चर चाहिए, अपने यहाँ पर दो। लेबर बाहर क्यों जाएगा? बेटर वेजेस के लिए, अपने यहाँ पर दो। अगर अपने यहाँ पर वेजेस बेटर होंगे, इंसेंटिव होगा, स्कीम होगी और कल्चर अच्छा होगा, लेबर बाहर जाने वाला वहां पर नहीं है। बात समझे यहाँ पर? पहला पॉइंट, डिससेटिस्फैक्शन विद द जॉब रेम्युनरेशन। और कोई वर्कर रेम्युनरेशन के लिए सेटिस्फाइड यहाँ पर नहीं है तो उसको बेटर रेम्युनरेशन प्रोवाइड कर दीजिए, वो आपकी जॉब छोड़ने वाला वहां पर नहीं है। लो वेजेस अलाउंस, अनहेल्दी रिलेशनशिप विद द मैनेजमेंट। हो जाए बच्चों यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? इफेक्ट्स, क्या क्या इसके नुकसान है? पहला, रेगुलर फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन इज डिस्टर्ब। अगर लेबर टर्नओवर ज्यादा होगी तो जो आपका प्रोडक्शन है वो वहां पर क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है वो छोड़ के चला गया और फ्रेश एम्प्लॉय आएगा, फ्रेश एम्प्लॉय को प्रोडक्शन का तरीका ही नहीं मालूम, मालूम भी है उधर स्पीड से काम नहीं कर पाएगा, करेगा तो जो आपका रॉ मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? वेस्ट। एफिशिएंसी ऑफ न्यू एम्प्लॉय इज लो, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ब्रेकेज ऑफ द टूल, मोर वेस्टेज ऑफ मटेरियल। ब्रेकेज ऑफ द टूल मतलब क्या होता है? टूल आपके टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्रीजेस। आई होप आपको सारी बात समझ में आ रही होंगी। किसी बच्चों डाउट? हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर की कॉस्ट क्या है? ये होती है प्रिवेंटिव और दूसरी होती है रिप्लेसमेंट। प्रिवेंटिव क्या होता है? एम्प्लॉय को जाने से रोकने के लिए, एम्प्लॉय को जाने से रोकने के लिए जो खर्चे आप करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव। रिप्लेसमेंट क्या होता है? एम्प्लॉय के जाने के बाद जब नया एम्प्लॉय आया उस वजह से जो खर्चा होता है उसको आप क्या बोलते हैं? यहाँ पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट है के यहाँ पर चलते हो। प्रिवेंटिव बच्चों यानी कि मान लो एम्प्लॉय है, आपने उसको बेटर वेजेस ऑफर कर दिए, आपने उसको मेडिकल स्कीम ऑफर कर दी, आपने उसको एक घर एजुकेशन की स्कीम ऑफर कर दी। यहाँ पर ये सब क्या है? प्रिवेंटिव है कि आप उसको पहले से ही एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहे हो, एक अच्छा जो लिविंग स्टाइल है वो प्रोवाइड कर रहे हो ताकि एम्प्लॉय आपको छोड़ के वहां पर ना जाए। तो क्या बोलता है? द कॉस्ट इनकर्ड टू प्रिवेंट लेबर टर्नओवर। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट करना। किसको? लेबर टर्नओवर को। ये आपके लिए क्या बन जाएगा? प्रिवेंटिव कॉस्ट बन के यहां पर चलेगा। जैसे कॉस्ट ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड टू एम्प्लॉय, कॉस्ट इनकर्ड फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, कॉस्ट इनकर्ड टू रिटेन द एम्प्लॉय। आ रही बच्चों बात? यहाँ पर किसी बच्चों डाउट? इतना हो जाएगा। रिप्लेसमेंट, these are the costs which arise due to replacement of employees। एम्प्लॉयज को रिप्लेस करने की वजह से खर्चा हो रहा है। जैसे कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन एक्सेट्रा। कि अगर आप नए वर्कर एम्प्लॉय करते हो तो बच्चा नया वर्कर काम स्लो करेगा, मशीन को तोड़ेगा, जो आपका रॉ मटेरियल है वो खराब होगा। यहाँ पर ये सारे आपके पास क्या? रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आके यहाँ पर चलते हैं। हो जाएगा। अब जो हमारा पोर्शन मैथमेटिकल है, जहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, मेथड्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लेबर टर्नओवर। अभी कैसे पता करें कि लेबर टर्नओवर कितनी आपके पास होके यहाँ पर चल रही है? तीन तरीके बच्चों आपके पास है, रिप्लेसमेंट, सेपरेशन और फ्लक्स मेथड। बात समझो ध्यान से। मेरे पास साल की शुरुआत, साल के अंत, साल की शुरुआत में 1000 एम्प्लॉयज थे, साल के अंत में 1200 एम्प्लॉयज हैं। साल की शुरुआत में 1000 एम्प्लॉयज हैं, साल के अंत में 1200 एम्प्लॉयज हैं। साल के दौरान मैंने रिप्लेस किए। रिप्लेस क्या होता है? बदलना। रिप्लेस क्या होता है? बदलना। आपने जैन सर को किसी और टीचर से रिप्लेस कर दिया। पॉइंट समझो यहां पर। तो हो क्या रहा है? पुराने टीचर जा रहे हैं, नए टीचर आ रहे हैं।
डन बच्चे यहाँ पर। तो जो रिप्लेसमेंट है उसके अंदर क्या होगा, पुराने एम्प्लॉयज जा रहे होंगे, नए एम्प्लॉयज आपके पास आ रहे होंगे। तो साल के दौरान 600 एम्प्लॉयज को रिप्लेस किया गया, यानी मेरे पास नए एम्प्लॉय कितने आए यहाँ पर, 600। डन बच्चे यहाँ पर। तो मुझे एक चीज बताओ, साल के दौरान 600 एम्प्लॉयज आए, मेरे पास साल की शुरुआत में कितने एम्प्लॉयज थे, 1000। साल के अंत में कितने एम्प्लॉयज हैं, 1200। तो एवरेज बेस पर कितने एम्प्लॉयज हैं, एवरेज बेस पर कितने एम्प्लॉयज हैं, 1100। कैसे, साल के दौरान, साल की शुरुआत में कितने एम्प्लॉयज हैं, 1000। साल के अंत में 1200, 1000 प्लस 1200 डिवाइड बाय 2, कितना आपके पास आया, 1100। बच्चों 1100 मतलब क्या हुआ, साल के दौरान एवरेज बेस पर, पूरे साल के दौरान एवरेज बेस पर कितने एम्प्लॉय मेरे पास हैं, 1100। बात समझे यहां पर। तो 600 बटा 1100 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां तो कोई डाउट। बच्चों मुझे ये भी दिया हुआ है, साल के दौरान एम्प्लॉय कितने सेपरेट हुए, सेपरेट यानी कि अलग चले गए, कितने एम्प्लॉय यहां पे सेपरेट हुए, तो मैंने क्या बोला, 400 डिवाइड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें कोई डाउट, कन्फर्म बच्चे यहां पर। जो पहला तरीका है इसको आप क्या बोलते हो, रिप्लेसमेंट। जो दूसरा तरीका है इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, सेपरेशन। सिंपल, ठीक है। तो पहले तरीके में हमने क्या बोला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। बच्चों एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज कैसे निकालोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 और नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस। डन बच्चे यहां पर। दूसरा कौन सा आपके पास है, सेपरेशन। ये कैसे निकाला, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, न्यूमरेटर में आपके पास क्या आएगा, कौन सी वैल्यू निकालनी है। ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके यहां पर चल रहे हो, रिप्लेसमेंट का या फिर सेपरेशन का। डन बच्चे यहां पर। तीसरा फ्लक्स मेथड। बच्चों फ्लक्स क्या बोलता है, इन दोनों का कंबाइंड, इन दोनों का कंबाइंड, यानी कि मेरे पास कितने रिप्लेस हुए, 600, कितने चले गए, चले गए यानी कि माइनस हो जाएगा। जो सेपरेट है वो क्या होता है, माइनस, कम होना। रिप्लेस से क्या होगा, इंक्रीज होगा, और सेपरेशन से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो 600 माइनस 400 डिवाइड बाय 1100, तो 200 बटा 1100 आपके पास आंसर यहां पर बन जाएगा। यहां तो कोई डाउट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस माइनस नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेट, यहां कोई दिक्कत। आंसर में देखो, मुझे मालूम है वहां पे क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया आप लोगों को। बात समझे, जो समझा रहा हूं पहले उस बात को समझो यहां पर, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस माइनस नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेट, इतना हो जाएगा। यहां कोई डाउट, तो मेरी बात समझो ध्यान से। इसमें दो तरीके आपके पास आते हैं, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी। इसमें दो तरीके आपके पास आते हैं, ध्यान सुनना। कहां लिखूं, आई थिंक, देखो, अगर रिप्लेस है 600, सेपरेट है 400, और एक वर्ड आता है फ्रेश रिक्रूटमेंट। बात ध्यान सुनना, फ्रेश रिक्रूटमेंट आपके पास है लेट से 200, ठीक है। रिप्लेस कब होता है, कोई गया उसके बदले किसी और को लेके आना। क्या जरूरी है जब भी अपॉइंटमेंट होगी वो किसी पर्सन के जाने पर होगी, कोई जाएगा तो ही अपॉइंटमेंट होगी, कोई ऐसा जरूरी यहां पर नहीं है। कई बार जो आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है, जो फैक्ट्री का स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है, उसको बढ़ाया जाता है। फैक्ट्री एक्सपेंड करती है, नई मशीनरी लेके आ रही है, मॉडर्नाइज कर रही है, तो उसके लिए भी उसको क्या चाहिए, वर्कर चाहिए। तो वहां पर क्या होती है, फ्रेश रिक्रूटमेंट होकर वहां पर चलती है। तो मेरे पास, और अब ध्यान से नोटिस करें, कितने एम्प्लॉइज आए, 600 तो एक मेरे पास आए रिप्लेसमेंट से, और 200 कहां से आए, फ्रेश। इसके अलावा सेपरेशन कितनी मेरे पास है, 400। बात समझे यहां पर। अगर आप रिप्लेसमेंट और फ्रेश रिक्रूटमेंट, यानी कितने एम्प्लॉय मेरे पास आए, 800, इसको हम क्या बोलते हैं, असेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, असेशन कह के यहां पर चलते हैं। रिप्लेस प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट, डन बच्चे यहां पर, और प्लस सेपरेशन। इतनी बात आ रही है यहां पर। तो जो आपका फ्लक्स मेथड है, इसमें दो तरीके निकालने के हैं। पहला तरीका आपके पास क्या है, सेपरेट प्लस
रिप्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, सेपरेट प्लस रिप्लेस प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट। डन बच्चे यहां पर, और रिप्लेस और फ्रेश को प्लस करोगे, इसको आप क्या बोलते हो, असेशन। डन बच्चे यहां पर। तो फ्लक्स के अंदर दो तरीके आपके पास है, एग्जाम में दोनों से दिखाओगे, एग्जाम में दोनों दिखाओगे, यानी एक तरीके चार आपके पास हो गए। रिप्लेस का एक ही है, सेपरेशन का एक ही है, फ्लक्स के आपके पास दो है। और जो दो आपके पास है, इसमें जो फर्क है वो किस चीज का है, फ्रेश रिक्रूटमेंट का। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। सब में डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास क्या आएगा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अच्छा एक चीज बताओ, हमारे इस एग्जाम्पल में मान लो ओपनिंग एम्प्लॉयज है 1000, रिप्लेस है 600, सेपरेशन है 400, फ्रेश है 200, क्लोजिंग की वैल्यू गिवन यहां पर नहीं है, तो क्या बननी चाहिए, तीनों को प्लस। आपने ऐसा क्यों बोला, हाँ जी, तो अब सोच रहे हैं क्या बोला, सोचो आराम से। आपकी फैक्ट्री, आप जो फैक्ट्री मालकिन हो, आप मत सोचो कि आप यहां पर स्टूडेंट हो, आप फैक्ट्री के ओनर हो, ठीक है। फैक्ट्री कौन सी वो नहीं पता, पर आप फैक्ट्री के ओनर यहां पर हो, ठीक है। आपके पास साल की शुरुआत में आपके नीचे कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं। आपने साल के दौरान कितने एम्प्लॉयज को और हायर किया, 600। उसके अलावा कितने और हायर किए, 200, कितने हो गए, 1800। 400 एम्प्लॉय ऐसे थे जो आपकी बात नहीं मान रहे थे, आपने उनको फायर कर दिया, मतलब निकाल दिया। कितने निकाल दिए, 400। अभी भी आपके पास कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 1400। सिंपल, ये आपके लिए क्या बन जाएगा, क्लोजिंग एम्प्लॉय बन जाएगा। आई बात है यहां पर। सर वहां तो 1200 दिया हुआ था, वो मुझे दिया हुआ था, जब ना दिया हो तो, जब ना दिया तो कैसे निकालोगे, 1000 प्लस 600 प्लस 200 माइनस 400। देखो एक बार, ओपनिंग 1000 प्लस 200 प्लस 600 माइनस 400, ये आपके लिए क्या बन जाए, क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। कोई दिक्कत यहां पर, तो रटेबाजी, दिमाग जवाब दे रहा है। आगे बढ़े, ए बच्चों पॉइंट आपके पास और ये वाला है, ये मैं बात समझाऊंगा। फिलहाल यहां तो कोई डाउट, इतना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओपन करिए मॉड्यूल, अभी ऐसे मत करो, मुंह ना बनाओ यहां पर, और क्वेश्चन पढ़ो। अरे अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, तो 12 बजे। पढ़े क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। और बच्चों बड़ा आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार 6 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर एग्जाम में आता है। अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 26, मई 18, कहता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कितने महीने की इंफॉर्मेशन है, एक, कौन से महीने की, दिसंबर। आर गिवन बिलो। दिसंबर महीने में, महीने की शुरुआत में कितने एम्प्लॉयज हैं, 900। महीने के अंत में कितने एम्प्लॉयज हैं, 1100। तो एवरेज एम्प्लॉय कितने हो गए यहां पर, हे भगवान, इसके लिए कैलसी चाहिए, 900 प्लस 1100 डिवाइड बाई 2 कितना आपके पास आ गया, 1000। मतलब आपको 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 करना हो, कितना आएगा, नहीं मालूम, 2.5, इतना मालूम होना चाहिए। ड्यूरिंग दिसंबर 17 40 एम्प्लॉयज रिजाइंड, रिजाइन चले गए, सेपरेशन हो गया, ठीक है। और 60 एम्प्लॉय वर डिस्चार्ज। देखो बच्चों, जाने दो तरीके होते हैं, एक तो निकालना, एक अपनी मर्जी जाना। रिजाइन क्या होता है, अपनी मर्जी से, और डिस्चार्ज यानी कि निकाल दिया। अल्टीमेटली कितने एम्प्लॉय चले गए यहां पर, 100, यानी सेपरेशन कितना हो गया, तो 300 एम्प्लॉयज वर रिक्रूट ड्यूरिंग द मंथ। आउट ऑफ दिस 300 225 वर रिक्रूट फॉर द एक्सपेंशन। मैं कह सकता हूं जो फ्रेश अपॉइंटमेंट है कितनी मेरे पास है, 225, और जो रिप्लेसमेंट है वो कितनी मेरे पास है, 75। कैसे, रेस्ट यानी बैलेंस वर रिक्रूट ड्यू टू एग्जिट ऑफ द एम्प्लॉयज। डन बच्चे यहां पर।
इसमें कोई डाउट? और ये कहता है एज्यूमिंग दिस कैलकुलेट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। आपको क्या निकालना है? एम्प्लॉय टर्नओवर रेट यहां पर निकालना है। पहले केस में रिप्लेसमेंट में कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉय, अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कितने एम्प्लॉय रिप्लेस हुए यहां पर? 75 डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कितना आ गया यहां पर? 10.5%। सेपरेशन में कितना बच्चों परसेंट आया यहां पर? 10। और फ्लक्स में पहला मेथड, पहला कोई बोल दो, कोई ऐसा चक्कर नहीं इसमें। पहला कौन सा आपके पास आया? उन दो, पहले दो का प्लस 75 प्लस 100 डिवाइड बाय 1000, 17.5। और 2 में जो ऊपर वैल्यूज हो तो आपके पास आनी आनी है, प्लस क्या कर दो यहां पर? फ्रेश रिक्रूटमेंट, कितना है ये? 40%। डन बच्चे यहां पर। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो परसेंटेज आ रही है ये पूरे साल के एक महीने की है? एक महीने की है? बताओ बच्चों, पूरे साल के एक महीने की है? कैसे मालूम चला एक महीने की है? ओपनिंग क्लोजिंग पूरे साल का भी हो सकता है। ड्यूरिंग द दिसंबर, एक महीने का है। अच्छा एक महीने का 7.5% है तो पूरे साल का कितना होगा? अब बताओ, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ जी, एक महीने का 7.5% है तो पूरे साल का कितना होगा? 90%। अब ये बोलो ना, पूरे साल में एक तरीके से कितना टर्नओवर हुआ है? 90%। ये बात आई समझ में? अच्छा कई बच्चों समझ में नहीं आया। एक महीने का 7.5% है, 2 महीने का? हाँ जी, 2 महीने का। मुझे नहीं पता, बताओ। 2 महीने का, अरे ये सारी कैलकुलेशन करनी है बाद में आपको। 2 महीने का, 3 महीने का? 22%, क्या करते हो? मैं थोड़ा फास्ट करो बच्चे। 4 महीने का 30%, 5 महीने का 37.5, 6 महीने का 45%। ये हुआ ना? तो 12 महीने कितना बनेगा? 90%। डन बच्चे यहां पर। और मैं आपसे पूछूं, असल में कितना टर्नओवर रेट है? 7.5। पर पूरे साल का कितना आपके पास है? 90। आ रही बात है यहां पर? ध्यान से पढ़ो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। पहला, कैलकुलेट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, कितना आपके पास आया? 7.5%। दूसरा, इक्विवेलेंट एनुअल एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। बच्चों इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से। एनुअल पूरे साल का, पूरे साल का कितना बनता है? 90%। डन बच्चों यहां पर। सेम, अगर एक महीने का 10% है पूरे साल का, उठाओ कैलसी, पूरे साल का कितना आपके पास आ जाएगा? 120%। एक महीने का, अब उठाओ, अब बताओ बिना कैलसी के। एक महीने का, अरे इसको क्या हो गया? एक महीने का 17.5 तो पूरे साल का 210, पूरे साल का 480। ये पूछा आपने। चलो बच्चों, करो नोट डाउन। अब पलक हम उस बात को इग्नोर करते हैं। जो आपके एम्प्लॉय छोड़ के गए, हम मान के चलते हैं जो आपकी सेपरेशन है कहना कि उसी में शामिल हो, और वो इस साल छोड़े गए हैं या पिछले साल, कोई नहीं जानता। जो रिप्लेसमेंट हुई है
जो अपॉइंटमेंट हुई है वो आपकी करंट ईयर में हुई है। कोई जुरी नहीं है। रिप्लेस करंट ईयर में हुए हैं या इस महीने में हुए हैं, वो तो बच्चे, मैंने माना फ्रेश एम्प्लॉय आए ना आपके पास, रिप्लेस होकर जो एम्प्लॉय आ रहे हैं। मैंने कहा बोला जो 1000 में से गए हैं, ये तो, अब मेरी बात वही तो सुन रहे हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि जो आपकी रिप्लेसमेंट हुई है वो करंट ईयर में हुई है, और जो एम्प्लॉय छोड़ के गए हैं वो कब गए हमें क्या पता, वो हमें नहीं दिया हुआ है। ये बच्चों मेरा माना एग्जाम में 6 या 8 नंबर क्वेश्चन आया था। आ जाता है बच्चों, सही धरा आपको मैं। आपको लगता है ऐसा? प्रॉब्लम क्या होती है ना, एज अ स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एंड में पहुंचते पहुंचते हम थक जाते हैं। हमारे दिमाग में क्या होता है, हाल से इंपॉर्टेंट है, रोमन इंपॉर्टेंट, क्यों? उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम वही पढ़ते रहते हैं। और ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, हमें मतलब एग्जाम में क्या होता है, हमें जो फॉर्मूला है वो भी ध्यान में नहीं होता और गलती हो जाती है। बुरा बात है यहाँ पर। तो इसलिए मतलब एक क्वेश्चन और दिया हुआ आपको मैं, वो एग्जाम में आया हुआ था, इससे भी आसान। ये हो गया बच्चों नोट डाउन, फिर रह गया है।
अब पढ़िए 25। हाँ देखिए, PQR Limited has replaced 72 workers during the quarter end. The labor rate for the quarter are as follow. आपके जो एम्प्लॉय रिप्लेस हुए हैं वो 72 है और रेट आपको दिया हुआ है फ्लक्स का, रिप्लेसमेंट का और सेपरेशन का। ठीक है, और ये वैल्यूज आपको यहाँ पर निकालनी है। कुछ वैल्यू जो मर्जी निकालनी हो, तीनों रेट अप्लाई कर दो, वहां से वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिल जाएगी। पर पॉइंट ये राइज होता है इन तीनों में से हम कौन सा पहले अप्लाई करके यहाँ पर चलेंगे। ठीक है बच्चों, फ्लक्स के अंदर जब मान लो सेपरेशन है, सेपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेट डिवाइड बाय एवरेज। क्या आपके पास जो एम्प्लॉय सेपरेट हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन है? नहीं। क्या एवरेज की इंफॉर्मेशन आपके पास है? नहीं। ना तो आपके पास न्यूमरेटर की इंफॉर्मेशन है, आपके पास डिनोमिनेटर की इंफॉर्मेशन है। रेशियो सॉल्व नहीं हो सकती है। रेशियो सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ए वैल्यू आपके पास होनी यहाँ पर चाहिए। तो यानी कि मुद्दा ये नहीं है कि परसेंटेज क्या गिवन है, मुद्दा ये है कि वैल्यू कौन सी गिवन है। और वैल्यू कितनी आपको गिवन है यहाँ पर? 72 किसकी? रिप्लेसमेंट की। तो फॉर्मूला अप्लाई कौन सा होना चाहिए? रिप्लेसमेंट मेथड। आई बात यहाँ पर। और बच्चों रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस डिवाइड बाय एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। बच्चों आपके पास जो रिप्लेसमेंट की परसेंटेज है वो कितने यहाँ पर है? 8%। एक बच्चा ध्यान रखना, बड़ी इसलिए मिस्टेक करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर सिंपल आप क्या लिखोगे? 8 ना कि परसेंट। बात समझे यहाँ पर? या और लिख दो 8%, फिर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ये बड़ी मिस्टेक होती है यहाँ पर। डन बच्चे यहाँ पर? तो ध्यान रखना यहाँ पर। अच्छा परसेंट यहाँ पर है कि परसेंट क्या होता है? डिवाइड बाय 100। ठीक है, और यही 100 अल्टीमेटली इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। या तो मल्टीप्लाई करोगे या फिर परसेंट के साइन में आपके पास आएगा। जैसे ठीक लगे वैसे कर लो यहाँ पर। इतनी बात आ रही है यहाँ पर। तो एवरेज एम्प्लॉय कितने बच्चों आगे? कितने? 900। तो एवरेज एम्प्लॉय हमारे पास आ गए 900। अब मुझे एक चीज बताओ, जो रिप्लेसमेंट है ये इस्तेमाल हो गया, या बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। रिवर्स कैलकुलेशन में जो इंफॉर्मेशन एक बार इस्तेमाल होगी दोबारा कभी नहीं होती है। सेकेंड बच्चों आपके पास सेपरेशन, सेपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेट डिवाइड बाय एवरेज 900 मल्टीप्लाई बाय 100। और हमारे पास जो सेपरेशन के अंदर परसेंटेज है कितना दिया हुआ है? 5। मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ परसेंट इस्तेमाल यहां पर नहीं किया। तो बताओ सेपरेशन के अंदर 45 हो जाएगा। किसी बच्चे डाउट? थर्ड कौन सा बच्चों आपके पास है? फ्लड्स में दो मेथड है, कौन सा अप्लाई करोगे? बड़े वाला, असेशन वाला, हमेशा असेशन वाला। ठीक है, असेशन के अंदर क्या आता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेट प्लस फ्रेश रिक्रूट। 27 थे ना? नहीं, 72 प्लस सॉरी सेपरेट प्लस रिप्लेस प्लस फ्रेश डिवाइड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 16। डन बच्चों यहां पर। ये आरएस में मैं क्या कर रहा हूं? किसी बच्चे डाउट? बताओ बच्चों फ्रेश रिक्रूटमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 27। डन बच्चों यहां पर। सर ऐसा भी पॉसिबल है कि फ्रेश रिक्रूट हुआ ही ना हो तो जीरो आपके पास आ जाएगा। सिंपल इज दैट। सर बच्चों बात यहां पर। अब पढ़ो क्या क्या वैल्यूज निकालनी है। एक एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितने आपके पास आए थे? 900।
नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज यानी कि सेपरेट कितने आपके पास आए 45। नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूट एंड ज्वाइन ड्यूरिंग द क्वार्टर, जो रिक्रूट कितने आपके पास हुए 27। इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर, बच्चों इक्विवेलेंट पूरे साल का, अब पूरे साल का कैसे निकालोगे, जो फ्लड 16% है ये कितने महीने का है 3 महीने का, तो पूरे साल के लिए मल्टीप्लाई किससे करोगे 12 महीने से, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 3 से क्यों डिवाइड किया, और पिछली बार नहीं किया था हमने, वहां 1 महीने का था, तो 1 से डिवाइड करोगे भी तब भी वैल्यू आपके पास क्या रहेगी वहां पर सेम। तो मस्त बात है यहाँ पर, सेम रिप्लेसमेंट का सेम सेपरेशन का, फिर बोला नहीं है किसके थ्रू निकालना है, तीनों से आपको निकालना पड़ेगा। डन बच्चे यहाँ पर, फिर नोट डाउन। अब बच्चों .2 हर एक का हो गया है, .2।
हो गया बच्चों? तो फिलहाल आपके लिए ब्रेक है, ब्रेक है बच्चों। अभी कहाँ जाने की सोच रहे हो? ये क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ लो। नहीं, मुझे लगा आप खुश नहीं हो ब्रेक से, मुझे लगता है ऐसा। आपको ब्रेक शायद नहीं चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? आवाज नहीं आ रही बच्चों, नहीं चाहिए?